जय दोस्तों, मैं मुकेश कुमार लक्ष्य स्पार्क चैनल में आपका स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरे हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस लॉकडाउन के दौरान प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का सीरीज लाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का अभ्यास करके अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा सकते हैं और अपनी तैयारी का जायज़ा ले सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका एग्ज़ाम में लगभग 40 से 50% क्वेश्चन आसानी से बच जाएगा। तो आज के इस वीडियो में मैं लॉकडाउन सीरीज़ के अंतर्गत आरआरबी एनटीपीसी के 1000 इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। यह इस सीरीज़ का पहला भाग है। प्रत्येक भाग में 25 क्वेश्चन होंगे। वीडियो के अंत में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका जवाब आप हमें कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। दोस्तों, एक और बात बता दूं, सेम 1000 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक सीरीज़ जो आरआरबी ग्रुप डी का भी चल रहा है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप उसको भी देख सकते हैं। दोस्तों, वर्तमान में जो प्रतियोगिता परीक्षाओं का जो दौर है, जो कंपटीशन का जो दौर है, उसमें बेरोजगारी के कारण इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि यह नहीं कहा जा सकता है कि कौन सा क्वेश्चन किस लेवल का है। अगर देखा जाए तो पिछली बार जो ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था उसका क्वेश्चन का लेवल भी काफ़ी अच्छा था, तो इसलिए ये नहीं बोला जा सकता है कि ग्रुप डी का क्वेश्चन का लेवल नीचे होगा और एनटीपीसी का हाई होगा, तो इसलिए उसको भी देखना ना भूलें। तो शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सम्राट अशोक किस वंश के थे? मौर्य वंश, मुगल वंश, गुप्त वंश, चोल वंश? इसका सही आंसर है मौर्य वंश। दोस्तों, जो सम्राट अशोक थे वो चक्रवर्ती सम्राट हुआ करते थे और चक्रवर्ती सम्राट अशोक मौर्य राजवंश के महान सम्राट थे। सम्राट अशोक को देवनाम प्रिय प्रियदर्शी भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि देवनाम प्रिय प्रियदर्शी के नाम से किस शासक को जाना जाता है। ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन आया है, तो आप इसको भी नोट कर सकते हैं। तो इनको देवनाम प्रियदर्शी के नाम से भी इनको जाना जाता है। किसको? सम्राट अशोक को। इनका जो शासनकाल था वो 269 ईसा पूर्व से लेकर के और 232 ईसा पूर्व तक इनका जो शासनकाल था। तो शासनकाल भी आप ये याद रख सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? जमा मस्जिद दिल्ली, बादशाही मस्जिद लाहौर, काबली बाग मस्जिद हरियाणा, किला एक कोहना मस्जिद दिल्ली? इसका सही आंसर है जमा मस्जिद दिल्ली। जमा मस्जिद जो दिल्ली है उसका निर्माण शाहजहां ने 1650 ईस्वी में करवाया था। कब करवाया था? 1650 ईस्वी में दिल्ली का जो जमा मस्जिद है उसका निर्माण शाहजहां ने करवाया था और इसके निर्माण में लगभग 6 वर्ष का समय लगा था। और ये जो जमा मस्जिद है वो बलुआ पत्थर प्लस सफ़ेद संगमरमर का बना हुआ है। अब बात करते हैं बादशाही मस्जिद लाहौर की। तो इस मस्जिद को औरंगजेब ने 1673 में बनवाया था। आप डेट नोट कर सकते हैं। तो जो बादशाही मस्जिद जो लाहौर में है उसको 1673 में औरंगजेब ने बनवाया था। बात करते हैं काबुली बाग मस्जिद जो हरियाणा में है। काबुली बाग मंदिर जो हरियाणा में है उसको 1527 में बाबर ने बनाया था। कब? 1527 में बाबर ने बनवाया था, जो कि पानीपत में है। और चौथा है किला एक कोहना मस्जिद जो कि दिल्ली में है। इसको 1541 में शेरशाह सूरी ने बनवाया था, जो कि पुराना किला दिल्ली के अंदर बना हुआ है। कौन सा? किला एक कोहना मस्जिद पुराना किला दिल्ली के अंदर बना हुआ है। तो ये चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं और याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रीलंका तब सिलोन, यानी कि जब ये आज़ाद हुआ तो उस समय इसका नाम सिलोन हुआ करता था, को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई थी? 1948 में, 1972 में, 1947 में, 1668 में? इसका सही आंसर है 1948 में। 1948 में सिलोन की ब्रिटिश कॉलोनी को
सीलोन के रूप में स्वतंत्रता दी गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश को 2011 में स्वतंत्रता प्राप्त हुई? इरिट्रिया, दक्षिण सूडान, स्लोवाकिया, ब्रुनेई। इसका सही आंसर है दक्षिण सूडान। जो दक्षिण सूडान है वो 9 जुलाई 2011 को, अब डेट याद कर सकते हैं, 9 जुलाई 2011 को ये क्या हुआ है, उत्तरी सूडान से क्या हुआ है, ये आज़ाद हुआ है, स्वतंत्र हुआ है। यहाँ पे क्या है, जो उत्तरी सूडान है वहाँ पे वो मुस्लिम बहुल इलाका है, जो दक्षिण सूडान है वो ईसाई बहुल इलाका है। तो इन दोनों में काफ़ी दिनों से संघर्ष चल रहा था और इस संघर्ष में लगभग 20 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हुई थी। तो बाद में ये 9 जुलाई 2011 को एक जनमत संग्रह कराया गया। जनमत संग्रह के उपरांत क्या हुआ, दक्षिण सूडान उत्तरी सूडान से अलग हो गया। अगला क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? जालियांवाला बाग हत्याकांड का आदेश किसने दिया था? कर्नल रेजिनाल्ड डायर, माइकल ओ डायर, एच.एस. आइस्कूथ, विंस्टन चर्चिल। दोस्तों इसका सही आंसर है कर्नल रेजिनाल्ड डायर। ये जालियांवाला बाग जो हत्याकांड है वो आपको पिछले वीडियो में मैंने ग्रुप डी के वीडियो में मैंने बताया आप लोगों को, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था और इस दिन बैसाखी का दिन था। और ये यहाँ पे जालियांवाला बाग में जो बहुत सारे लोग थे वो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की जो गिरफ्तारी हुई थी उसके विरोध में ये सभा कर रहे थे, शांति सभा कर रहे थे, जहाँ पे कर्नल रेजिनाल्ड डायर के द्वारा क्या किया गया था, वो सैनिक लेकर वहाँ पहुँचे और उन्होंने वहाँ पे फायरिंग करना शुरू किया। कहा था कि लगभग 1000 से ऊपर लोगों की मौत हो गई थी और 2000 से ऊपर लोग घायल हो चुके थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार आता है। अगला क्वेश्चन है, रामखेलिया किस राज्य का लोक नृत्य है? दोस्तों आपको बता दूं, लोक नृत्य से एक क्वेश्चन रहता ही है रेलवे के एग्जाम में, चाहे ग्रुप डी हो चाहे एनटीपीसी हो। तो जितने भी भारत के जितने भी राज्य हैं वहाँ के कौन कौन से लोक नृत्य हैं, शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं, इसको याद करना ज़रूरी है। ऑप्शन है हरियाणा, केरल, बिहार और मध्य प्रदेश। दोस्तों इसका सही आंसर है बिहार। रामखेलिया जो है बिहार राज्य का लोक नृत्य है। आपको हरियाणा के बारे में बता दें, जो इम्पोर्टेंट लोक नृत्य हैं वो है झूमर हो गया, फाग हो गया, डाफ हो गया, धमाल हो गया, ये हरियाणा के लोक नृत्य हैं। बात करते हैं केरल की, तो जो ओट्टम हो गया, धुलाल हो गया, मोहिनी अट्टम हो गया, ये केरल के लोक नृत्य हैं। इसके बाद बात करते हैं हम बिहार की, तो रामखेलिया के अलावा बिहार में जाट जट्टिन हो गया, विदेशिया हो गया, चकवा हो गया, ये सब लोक नृत्य बिहार के हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो जवारा हो गया, मटकी हो गया, खड़ा नाच हो गया, ये सारे जो लोक नृत्य हैं वो किसके हैं? मध्य प्रदेश के हैं। तो आप सारे राज्यों के जो लोक नृत्य हैं उनको भी याद कर लें, शास्त्रीय नृत्य है उनको याद कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका 1 नंबर यहाँ से कन्फर्म है। अगला क्वेश्चन है, नई दिल्ली में स्थित भारतीय संसद भवन की रचना को किसके द्वारा तैयार किया गया था? ऑप्शन है सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर, ड्यूक ऑफ कनॉट, सर जॉन आर्चर और सर एडवर्ड वाटले, सर क्लाइड वाटले और सर जॉन बेग। इसका सही आंसर है सर एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर। दोस्तों जो भारतीय संसद भवन है इसका जो निर्माण है 1921 से 1927 के बीच हुआ था। 1921 से 1927 यानी कि 1921 में बनना शुरू हो गया था और 1927 में बनकर तैयार हो गया था। और ये जो संसद भवन है लगभग 6 एकड़ में फैला हुआ है और भारत की 6 एकड़ में फैला हुआ है और इसका जो उद्घाटन है 18 जनवरी 1927 को, 18 जनवरी 1927 को तत्कालीन जो वायसराय थे वो तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड इरविन, इनके द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बता दूं कि भारत की संविधान सभा की जितनी भी बैठक 1946 से लेकर के और 1949 तक जितनी भी बैठक हुई थी वो सारी की सारी जो बैठक वो इसी भवन में की गई थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ग्रहों में से किस ग्रह का कोई भी चंद्रमा यानी उपग्रह नहीं है? ऑप्शन है बृहस्पति, मंगल, शुक्र और नेपच्यून। इसका सही आंसर है शुक्र। आपको बता दें हमारे सौर मंडल में बिना प्राकृतिक उपग्रह के केवल 2 ही ग्रह हैं,
कितने? केवल 2 ही ग्रह हैं जिनका कोई उपग्रह नहीं है। ये है, एक तो शुक्र है और दूसरा है बुध। अगला क्वेश्चन है भारत के प्रधानमंत्री के पद हेतु नामित किए जाने के लिए एक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 25 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है, 30 वर्ष यदि वह राज्यसभा का सदस्य है, 30 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 25 वर्ष यदि वह लोकसभा का सदस्य है। दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए कितना उम्र चाहिए? 25 वर्ष। और राज्यसभा का सदस्य होने के लिए कितना उम्र चाहिए? 35 वर्ष। तो अगर जो प्रधानमंत्री राज्यसभा के सदस्य हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए 35 साल उम्र चाहिए, तो 35 साल होना चाहिए। अगर लोकसभा के सदस्य हैं तो 25 साल होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है बाह्य अंतरिक्ष में यात्रा करने वाला प्रथम मानव कौन था? ऑप्शन है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, यूरी गागरिन, बज एल्ड्रिन, जॉन ग्लिन। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फेमस क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और इसका सही आंसर है यूरी गागरिन। दोस्तों आपको बता दें 12 अप्रैल 1961 को अंतरिक्ष जाने वाले प्रथम मानव थे। कौन? यूरी गागरिन। और ये जिस अंतरिक्ष यान से गए थे उसका नाम था वोस्तक 1। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो यूरी गागरिन जिस यान से गए थे अंतरिक्ष में उस यान का क्या नाम है? तो कौन सा है? वोस्तक 1 उस यान का नाम है। ठीक है, और ये कहाँ के थे? सोवियत संघ रूस के थे। अगला क्वेश्चन है भारतीय बाघों की घटती आबादी के संरक्षण के लिए शुरू की गई भारत की सर्वाधिक प्रसिद्ध वन्यजीव संरक्षण परियोजना प्रोजेक्ट टाइगर कौन से साल शुरू किया गया था? ऑप्शन है 1975, 1973, 1978, 1982। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा इसकी जो भाषा है लंबा चौड़ा कर दिया है आपको कंफ्यूज करने के लिए, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है फिर करना है। तो इसका सही आंसर होगा 1973। दोस्तों आपको बता दें बाघ बचाओ परियोजना के अंतर्गत 9 अप्रैल 1973 को जो है प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी और इसका मेन उद्देश्य ये था कि देश में जो बाघों की जो प्रजाति है वो विलुप्त होने के कगार पे थी, उसको बचाने के लिए भारत सरकार ने 9 अप्रैल 1973 को प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन है ब्रह्मपुत्र नदी निम्नलिखित में से किस देश से होकर प्रवाहित नहीं होती है? ऑप्शन है चीन, बांग्लादेश, भारत और नेपाल। तो इसका सही आंसर है नेपाल। दोस्तों जैसा कि आपको पता है जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो तिब्बत के पास मानसरोवर झील के पास चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर है। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेमांगयुंगडुंग जो ग्लेशियर है कहाँ पे? तिब्बत में मानसरोवर झील के पास चेमांगयुंगडुंग ग्लेशियर है जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। उद्गम होने के बाद ये क्या करता है? चीन से भारत में प्रवेश करता है। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करने के बाद असम से बहते हुए ये क्या है? बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और अंत में बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी और कनाडा। दोस्तों इसका सही आंसर होगा जर्मनी। यानी कि जो भारतीय संविधान में आपातकालीन का जो प्रावधान है वो जर्मनी से लिया गया है और भारतीय संविधान की भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान निहित है जो अनुच्छेद 352 से लेकर के और 360 तक है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किसमें केसर की खेती की जाती है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, असम और सिक्किम। दोस्तों इसका सही आंसर है जम्मू कश्मीर। दोस्तों आपको मैं बता दूं, मैंने आपको पहले ही बोला था कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको बता दूं ये जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम हुआ था उसके बाद 2018 में ग्रुप डी का एग्ज़ाम हुआ था। आप इसी क्वेश्चन को उसने मॉडिफाई कर दिया। अब ये क्या बोल दिया कि यहाँ पे केसर की खेती पूछ रहा है और उसने पहले ग्रुप डी में जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जिसका मैंने आपको हम
पहले सीरीज़ का जो लास्ट क्वेश्चन उसमें करवाया था कि केसर की जो है जो करेवा मिट्टी है उसमें केसर की खेती होती है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपको आने वाले एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन है इसी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा जाता है, तो उसमें आपको आसानी होगी। तो इसलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को करना ना भूलें और पूरा देखें और पूरा क्वेश्चन का अभ्यास करें। अगला क्वेश्चन है, एशिया का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड। दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। जो असम असम एक डिगबोई जगह है जहाँ पे कि जिसको कि तेल नगरी के रूप में जाना जाता है। डिगबोई में पहली बार तेल कुएं का खनन हुआ था। कब? 1901 में। 1901 में तेल कुएं का खनन हुआ था। कहाँ पे? डिगबोई, जो कि असम में है, और यहाँ पे एशिया की पहली रिफाइनरी की शुरुआत की गई थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। कभी कभी एशिया हो जाएगा, कभी कभी पूछ देगा कि भारत में सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र कहाँ पे है, तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा? असम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? ऑप्शन है गुजरात, तमिलनाडु, जम्मू एवं कश्मीर, सिक्किम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं, सफ़ेद रेगिस्तान का मतलब ग्लेशियर को सफ़ेद रेगिस्तान समझ लेते हैं और यहाँ पे टिक कर देते हैं, जिसमें कि गलती हो जाता है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे गुजरात में जो ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, या जो कच्छ है, ग्रेट रन ऑफ कच्छ है, उसको सफ़ेद रेगिस्तान का नाम दिया गया है। और ये जो क्षेत्र है वो नमक उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, किंग जॉर्ज पंचम तथा क्वीन मैरी की यात्रा की याद में सन 1911 में भारत का कौन सा लोकप्रिय पर्यटन स्थल बनाया गया? ऑप्शन है इंडिया गेट, गेटवे ऑफ इंडिया, प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम, विक्टोरिया टर्मिनस। दोस्तों इसका सही आंसर है गेटवे ऑफ इंडिया। दोस्तों आपको बता दूं, जो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई के दक्षिण में समुद्र तट पर स्थित है। और ये जो गेटवे ऑफ इंडिया है वो किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मैरी जो समुद्र के रास्ते से भारत में आ रहे थे, कब? 1911 में। तो इन्हीं के स्वागत के लिए उस समुद्र तट पे गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण करवाया गया था। तो यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है कि इसके वास्तुशिल्पकार कौन थे? तो इसके बाद जो वास्तुशिल्पकार थे कौन थे? जॉर्ज विटेंट। कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। इसके जो वास्तुशिल्पकार थे वो कौन थे? जॉर्ज विटेंट थे। और इसकी जो वास्तुकला शैली है वो भारतीय अरबी है। अगला क्वेश्चन है, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ऑप्शन है बाबर, हुमायूं, अकबर और शाहजहां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबर। बाबर जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी बाबर ने। कब की थी? आपको याद होगा 1526 में पानीपत की पहली युद्ध थी। किसके बीच? इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच युद्ध होती है, जिसमें इब्राहिम लोदी हार जाता है। और इब्राहिम लोदी को हराने के बाद जो बाबर है वो दिल्ली में मुगल साम्राज्य की स्थापना करता है। अगला क्वेश्चन है, हेलियोसेंट्रिज्म को सपोर्ट करने के कारण किस खगोल शास्त्री को उसके घर में नज़रबंद किया गया था? ऑप्शन है निकोलस कोपरनिकस, गैलीलियो गैलीली, योहानेस केपलर, फ्रेडरिक वेसल। इसका सही आंसर हो जाएगा गैलीलियो गैलीली। अगला क्वेश्चन है, 1981 में इसरो द्वारा प्रक्षेपित भारत के पहले जियो स्टेशनरी उपग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन है आर्यभट्ट, एप्पल, भास्कर द्वितीय, इनसेट बी। इसका सही आंसर है एप्पल। आपको बता दूं, भारत का पहला जो संचार उपग्रह है एप्पल है, जिसको कि 19 जून 1981 को छोड़ा गया था। किसके द्वारा? यूरोपियन स्पेस एजेंसी के द्वारा छोड़ा गया था। आपको जो एप्पल है APPLE, इसका जो फुल फॉर्म है वो है एरियन पैसेंजर। आपको लिखा देता हूँ, इसका फुल फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका फुल फॉर्म हो जाएगा एरियन
एरियन पैसेंजर एरियर पैसेंजर पेलोड लोड एक्सपेरिमेंट अब नोट कर सकते हैं, थोड़ा बहुत स्पेलिंग नहीं दिख रहा हो तो अब नोट कर सकते हैं। एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट, ये एप्पल का फुल फॉर्म हो जाएगा, ठीक है, जो कि यूरोपियन स्पेस एजेंसी द्वारा 19 जून 1981 को छोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उल्लेख किया गया है। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में रिपीट भी हो चुका है। तो ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, लोक प्रतिनिधित्व, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। दोस्तों इसका सही आंसर है शिक्षा का अधिकार। आपको बता दें शिक्षा का अधिकार जो है 86वें, बहुत इंपॉर्टेंट है, 86वें संविधान संशोधन के पश्चात, ये संशोधन है कब हुआ था 2002 में, 86वें संविधान संशोधन के पश्चात जो है अनुच्छेद 21A में क्या है मौलिक अधिकार के रूप में इसको जोड़ा गया है। ये जो 21A ये कहता है कि जो भारत में जो भी बच्चे हैं यानी 6 से 14 साल के जो भी बच्चे हैं उनकी जो शिक्षा है वो फ्री है और अनिवार्य शिक्षा है, ठीक है। तो आपको याद रखना है कौन सा संविधान संशोधन है, कब हुआ है और किस अनुच्छेद में हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं और आने के ज़्यादा चांसेस हैं। अगला क्वेश्चन है, शतरंज की कौन सी गोटी सीधे चलती है किंतु तिरछी मार करती है। ऑप्शन है घोड़ा, हाथी, बिशप और प्यादा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन भी जानना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली लोग सोचता है कि ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछता है। मैं आपको बता दूं, मैं पिछली बार के एग्ज़ाम में देख रहा था कि एक क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से कौन सा टूथ ब्रश नहीं है, ठीक है। तो उसमें ऑप्शन में था क्या बोलते हैं पेस्ट का नाम था, टूथब्रश का नाम था और कई सारे नाम थे। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को भी आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन का भी जानकारी आपको होना चाहिए, सामान्य ज्ञान में ये भी आता है। तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा प्यादा। जो शतरंज होता है, आप देख सकते हैं एक नॉर्मल सा आपको मैं फॉर्मेट बना के बताता हूँ। शतरंज का जो चेक बोर्ड होता है वहाँ पे जो प्यादा होता है, प्यादा क्या होता है, इसको हम सैनिक भी बोल सकते हैं प्यादा को। तो जो प्यादा चाल सीधी चलता है, अगर मारना हो तो ये इस तरह से मारता है जो प्यादा है। बात करते घोड़ा का, तो जो घोड़ा जो है वो क्या है 2.5 घर चलता है, यानी 2 सीधा और 1 राइट लेफ्ट जहाँ भी हो, या आगे हो या पीछे हो। इसका जो हाथी है, हाथी क्या होता है हमेशा सीधा चलता है और सीधा ही मार करता है। बिशप जिसको कि हम देसी भाषा में ऊँट भी बोल सकते हैं, तो जो ऊँट है वो इस तरह से चलता भी है और इस तरफ से मार भी करता है। अगला क्वेश्चन है, जब कंप्यूटर स्विच ऑन किया जाता है तथा ऑपरेटिंग सिस्टम हार्ड डिस्क से मेन मेमोरी में लोड होता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बूटिंग, फेचिंग, प्रोसेसिंग, मल्टी प्रोसेसिंग। इसका सही आंसर क्या होता है बूटिंग होगा। अगला क्वेश्चन है, $20 मिलियन खर्च करके ऑर्बिट में 8 दिन गुजारने वाला पहला अंतरिक्ष यात्री निम्नलिखित में से कौन था। ऑप्शन है ग्रेग ओल्सन, चार्ल्स सिम्योनी, डेनिस टिटो, मार्क शटलवर्थ। तो इसका सही आंसर होगा डेनिस टिटो। जो डेनिस टिटो है ये संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी थे, जो कि सर्वप्रथम अंतरिक्ष पर्यटक के नाम से भी जाने जाते हैं। ये 28 अप्रैल 2006 से 6 मई 2006 तक अंतरिक्ष में समय बिताए थे। तो इनको क्या बोलते हैं अंतरिक्ष पर्यटक के नाम से भी इनको जाना जाता है। आखिरी क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है। इसका आंसर आपको हमको कमेंट के माध्यम से बताना है। ऑप्शन है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, डॉक्टर विक्रम A साराभाई, डॉक्टर K कस्तूरीरंगन, प्रोफेसर सतीश धवन। तो इसका जो आंसर है आपको हमें कमेंट के माध्यम से कमेंट बॉक्स में बताना है। दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा, अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। दोस्तों
आपको बता दूं कि इस वीडियो का जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका कि लिंक जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको एक बात और मैंने बताया था कि इसी की तरह ग्रुप डी के लिए भी 1000 प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन सीरीज चल रहा है उसको भी देखना ना भूलें। उसका भी जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।